ये तो बहुमत के 122 के आंकड़े से भी मतलब 11 सीटें ज्यादा हैं। पहली नजर में तो ये एक तरफा जीत लग रही है। हाँ, सतह पर तो यही लगता है। और देखिए, स्रोत भी यही कह रहे हैं कि एनडीए पूरे दमखम के साथ सरकार बनाने की रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है। लेकिन यहाँ जो असली कहानी है वो सिर्फ 133 के आंकड़े में नहीं है, वो इस बढ़त के समय और कह सकते हैं तरीके में है। 133 का आंकड़ा तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआती जोश है जो बाद में ठंडा पड़ सकता है? हमने पहले भी देखा है, रुझान पलट जाते हैं। इस बार ऐसा क्या अलग है कि ये बढ़त इतनी ठोस लग रही है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस बार ये सिर्फ एक बढ़त नहीं है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल चेकमेट है। साइकोलॉजिकल चेकमेट? हाँ, राजनीति में खासकर चुनाव वाले दिन सुबह के पहले 2-3 घंटे बहुत अहम होते हैं। जब आप गिनती शुरू होते ही इतनी बड़ी और लगातार बढ़त बना लेते हैं तो आप सिर्फ सीटें नहीं जीत रहे होते, आप अपने विरोधी के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनका हौसला भी तोड़ रहे होते हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ चुनावी गणित नहीं, ये चुनावी मनोविज्ञान का खेल भी है कि हर गुजरते घंटे के साथ विरोधी खेमे में ये संदेश जाता है कि अब वापसी मुश्किल है, और इससे उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। एकदम सही। आप खुद सोचिए, एक कार्यकर्ता जो रात भर जागकर तैयारी कर रहा था, वो सुबह 9 बजे टीवी पर देखता है कि उसकी पार्टी 50-60 सीटों से पीछे चल रही है। उसका मनोबल तो वहीं टूट जाता है। एनडीए की ये रणनीति कि शुरुआत से ही इतना दबाव बना दो, ये दिखाती है कि उनका अभियान कितना सटीक और जमीनी स्तर पर कितना मजबूत था। ये बढ़त एक लहर का संकेत है, कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं जिसे आसानी से पाटा जा सके। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या इसे सिर्फ एनडीए के एक सफल अभियान का नतीजा मानना सही होगा, या फिर ये विपक्ष की किसी बड़ी गलती या कहिए कि रणनीति की नाकामी का भी नतीजा है? देखिए, ये दोनों का मिला जुला असर होता है हमेशा। एक तरफ एनडीए का संदेश और संगठन वोटरों तक पहुंचा, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि महागठबंधन इस लहर का अंदाजा लगाने में शायद चूक गया। 133 सीटों की बढ़त का मतलब है कि एनडीए ने सिर्फ अपने पारंपरिक गढ़ों में ही नहीं, बल्कि उन सीटों पर भी सेंध लगाई है जहां कड़ा मुकाबला माना जा रहा था। ये विपक्ष के लिए एक तरह से आत्ममंथन का समय है कि उनका नैरेटिव वोटरों को क्यों नहीं खींच पाया। तो कहानी का पहला हिस्सा साफ है, एक ताकतवर लहर जिसने सबको चौंका दिया है। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, मुख्य किरदार को चुनौती देने वाला भी कोई होता है। बिल्कुल। और उस दबाव का असर दिखने के बावजूद महागठबंधन पूरी तरह से बिखरा नहीं है। 59 सीटों पर वो भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। एक ही टक्कर चल रही है और मुकाबला बेहद रोमांचक है। कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां हर राउंड की गिनती के बाद पासा पलट रहा है। ये दिखाता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो ये 59 सीटें ये हमें क्या बताती हैं? क्या ये सिर्फ कुछ मजबूत उम्मीदवारों की व्यक्तिगत जीत है, या गठबंधन के तौर पर अभी भी उनमें जान बाकी है? मेरे हिसाब से ये दोनों बातें हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एक मजबूत लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है। 59 सीटों पर बढ़त का मतलब साफ है कि विधानसभा में एक ऐसी आवाज होगी जो सरकार से सवाल पूछेगी, उसे घेरेगी। ये दिखाता है कि बिहार के वोटरों ने विपक्ष को पूरी तरह से नकारा नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बिहार में चुनाव 2 स्तरों पर लड़ा जा रहा है? एक राज्य स्तरीय हवा जो एनडीए के पक्ष में है, और दूसरा सीट दर सीट की जमीनी हकीकत जहां स्थानीय समीकरण, उम्मीदवार का चेहरा और जातीय गणित अभी भी बहुत मायने रखता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इन रुझानों का सबसे अहम पहलू है। ये 59 सीटें वो हैं जहां शायद स्थानीय मुद्दे राज्य स्तरीय लहर पर भारी पड़ गए। हो सकता है यहाँ महागठबंधन का उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से बहुत लोकप्रिय हो, या किसी खास समुदाय का वोट एक तरफा उन्हें मिला हो, या फिर उस इलाके में स्थानीय विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो। ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति कितनी जटिल और बहुस्तरीय है। इससे एक सवाल जरूर उठता है कि इन 59 सीटों पर आखिर ऐसे कौन से कारक हैं जो महागठबंधन को इतनी मजबूत लड़ाई में बनाए हुए हैं, जबकि बाकी जगहों पर एनडीए की लहर चल रही है? और यही सवाल हमें बिहार की राजनीति की आत्मा तक ले जाता है। इसका जवाब शायद ये है कि वोटर अब बहुत स्मार्ट हो गया है। वो राज्य के लिए अलग और अपने क्षेत्र के लिए अलग सोच सकता है। वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर वोट देते हुए भी अपने विधायक के काम का हिसाब किताब मांगता है। ये 59 सीटें उसी हिसाब किताब का नतीजा हो सकती हैं। ये दिखाती हैं कि बिहार में अब किसी एक लहर पर सवार होकर हर सीट नहीं जीती जा सकती।
आपको हर सीट पर अलग से लड़ाई लड़नी होगी। और इस बार मुख्य कहानी को सिर्फ स्थानीय समीकरण ही नहीं, एक बिल्कुल नया किरदार भी चुनौती दे रहा है। एक ऐसा किरदार जिसके बारे में चुनाव से पहले ज्यादातर विश्लेषक गंभीरता से बात भी नहीं कर रहे थे। जनसुराज। बिल्कुल, जनसुराज 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। ये आंकड़ा शायद सरकार बनाने के गणित में बड़ा फेरबदल ना करे, लेकिन राजनीतिक पंडित हैरान हैं। स्रोत कह रहे हैं कि यह प्रदर्शन उम्मीद से कहीं बेहतर है। ईमानदारी से कहूं तो ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो क्या ये सिर्फ एक नया खिलाड़ी है या बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत? यहाँ जो बात आकर्षक है वो 5 सीटों का आंकड़ा नहीं है, आकर्षक है उस आंकड़े के पीछे का संदेश। देखिए, बिहार की राजनीति पिछले 30-35 सालों से 2 ध्रुवों, एनडीए और महागठबंधन या उनके पुराने अवतारों के इर्द गिर्द घूमती रही है ना? हाँ बिल्कुल। वोटर के पास मोटे तौर पर 2 ही विकल्प थे। जनसुराज का 5 सीटों पर बढ़त बनाना उस 2 ध्रुवीय व्यवस्था पर पहला बड़ा हमला है। तो ये सिर्फ एनडीए या महागठबंधन के लिए वोट ना देने का फैसला नहीं है, बल्कि एक तीसरा रास्ता बनाने की कोशिश है। सही पकड़ा। और इसमें अगर हम अन्य की 3 सीटें भी जोड़ दें, जिनमें निर्दलीय और छोटे दल हैं, तो ये आंकड़ा 8 हो जाता है। ये 8 सीटें क्या स्थापित दलों के लिए एक वेकअप कॉल हैं? ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। ये 8 सीटें दिखाती हैं कि मतदाताओं का एक ऐसा वर्ग है जो दोनों प्रमुख गठबंधनों से निराश है। वो एक नया विकल्प तलाश रहा है और जनसुराज ने उस स्पेस को सफलतापूर्वक भुनाया है। ये सिर्फ वोट कटवा पार्टी बनकर नहीं रह गई, बल्कि कुछ सीटों पर मुख्य मुकाबले में आकर जीत रही है। यह स्थापित दलों के लिए एक चेतावनी है कि आप वोटरों को हल्के में नहीं ले सकते। अगर आप प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कोई नया आकर आपकी जगह ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार की राजनीति में एक थर्ड स्पेस यानी तीसरे मोर्चे की संभावना अब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत बनती दिख रही है। हाँ, और ये बिहार की राजनीति के लिए बहुत दूरगामी परिणाम लेकर आ सकता है। ये दिखाता है कि अगर सही रणनीति, संगठन और एक विश्वसनीय चेहरे के साथ काम किया जाए तो बिहार में एक नया राजनीतिक विकल्प खड़ा किया जा सकता है। ये भविष्य के चुनावों के लिए बहुत दिलचस्प समीकरण बना सकता है। हो सकता है कि अगला चुनाव 2 नहीं बल्कि 3 प्रमुख शक्तियों के बीच लड़ा जाए। तो आज की हमारी इस चर्चा से बिहार चुनाव की एक पूरी कहानी उभरकर सामने आती है। कहानी का पहला अध्याय है एनडीए की जबरदस्त लहर, जो एक मनोवैज्ञानिक जीत भी है। दूसरा अध्याय है महागठबंधन का संघर्ष, जो दिखाता है कि एक मजबूत विपक्ष अभी भी जमीन पर मौजूद है। और तीसरा और सबसे दिलचस्प अध्याय है जनसुराज का उदय, जो दशकों से चली आ रही 2 ध्रुवीय राजनीति को चुनौती दे रहा है। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब ये है कि बिहार के चुनावी नतीजों में एक स्पष्ट विजेता तो है, लेकिन हारने वाला पूरी तरह से मिटा नहीं है और एक नया खिलाड़ी मैदान में आ चुका है। बिल्कुल। ये तीनों मिलकर आने वाले 5 साल बिहार की राजनीति को आकार देंगे। विधानसभा के अंदर और बाहर हमें एक नई तरह की राजनीतिक खींचतान देखने को मिलेगी। एक तरफ प्रचंड बहुमत वाली सरकार होगी, दूसरी तरफ एक मुखर विपक्ष और साथ ही एक तीसरा कोण जो दोनों को चुनौती देगा। बिल्कुल। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। ये शुरुआती रुझान है, अंतिम नतीजों में कुछ सीटें इधर उधर हो सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन आगे देखने वाली सबसे दिलचस्प बात सिर्फ ये नहीं होगी कि कौन जीता, बल्कि ये होगी कि क्या बिहार की 30 साल पुरानी 2 ध्रुवीय राजनीति के अंत की शुरुआत हो चुकी है। जनसुराज का 5 सीटों पर बढ़त बनाना क्या सिर्फ एक बार की घटना है या ये एक स्थायी तीसरे मोर्चे की नींव रख रहा है? अगर ऐसा है तो आने वाले सालों में हमें सत्ता के लिए 2 नहीं बल्कि 3 दावेदारों के बीच की लड़ाई देखने को मिलेगी। और ये स्थिति राज्य की राजनीतिक स्थिरता, गठबंधन की मजबूरियों और विकास की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकती है। असल सवाल ये है कि क्या बिहार एक नए राजनीतिक युग में प्रवेश कर रहा है? इस पे नजर रखना सबसे दिलचस्प होगा। नमस्कार। बिहार चुनाव के जो शुरुआती रुझान आए हैं, आज हम सिर्फ आंकड़े नहीं देखने वाले, हम इन आंकड़ों के पीछे जो कहानी छिपी है उसे समझने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास बिहार की 243 में से शुरुआती 200 सीटों के रुझान हैं और इनसे जो तस्वीर बन रही है ना, उसमें एक मुख्य किरदार है, एक मजबूत चैलेंजर है
और एक ऐसा सरप्राइज है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। सही कहा। हमारा मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि कौन आगे है और कौन पीछे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये रुझान बिहार की राजनीति के बारे में असल में क्या कह रहे हैं, वोटरों का मूड क्या है और आने वाले 5 साल की पटकथा कैसे लिखी जा रही है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये संकेत है। तो चलिए इन्हीं संकेतों को डिकोड करते हैं। कहानी के सबसे बड़े किरदार से शुरू करें। हाँ, एनडीए से। बिल्कुल, एनडीए। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बिहार चुनाव 2025 के शुरुआती रुझानों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी नमस्कार। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो सभी 243 सीटों का हाल बता रही हैं। और देखिए, हमारा काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि कौन आगे है और कौन पीछे है। बिल्कुल, हमारा मिशन है इन नंबरों के पीछे छिपी कहानी को समझना। बिहार की सियासत में आखिर चल क्या रहा है। सही कहा। चलिए इन आंकड़ों को परत दर परत खोलते हैं। पहली नजर में जो सबसे बड़ी बात दिख रही है वो ये कि 243 में से 243 सीटों के रुझान आ चुके हैं। हाँ, सभी सीटों के। और एक गठबंधन वो बहुमत के जादुई आंकड़े को काफी पीछे छोड़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। और ये रुझान बेहद दिलचस्प कहानी कह रहे हैं। देखिए, ये शुरुआती है, फाइनल रिजल्ट नहीं है, लेकिन ये हवा का रुख तो बता ही देते हैं। हाँ, एक अंदाजा तो लग ही जाता है। और आज की हवा 3 बड़ी बातें साफ कर रही है। पहली, एनडीए की एक तरफा लगने वाली बढ़त। दूसरी, महागठबंधन की जोरदार टक्कर, जो ये बताती है कि मैदान छोड़ना तो दूर, वो अभी भी डटकर खड़े हैं। अच्छा। और तीसरी, और शायद सबसे अहम, एक ऐसे नए खिलाड़ी की एंट्री जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। तो फिर चलिए सबसे पहले उस एक तरफा बढ़त की ही बात करते हैं। एनडीए 140 सीटों पर आगे। 140। बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए और ये उससे पूरे 18 ज्यादा है। ये तो बहुत बड़ी, मतलब लगभग निर्णायक बढ़त लगती है। हाँ, ये एक बहुत मजबूत बढ़त है। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि खेल यहीं खत्म हो गया? देखिए, खेल खत्म कहना थोड़ी चंदबाजी होगी, लेकिन ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल एज है। अच्छा, मनोवैज्ञानिक बढ़त। जी, 140 पर होना सिर्फ ये नहीं बताता कि आप सरकार बना रहे हैं, बल्कि ये आपके कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भर देता है। जो सीटें मतलब 500,000 वोटों के अंतर से फंसी होती हैं, वहां इस माहौल का बहुत असर पड़ता है। सही बात है। अगर हम पिछले चुनावों से तुलना करें तो एनडीए को करीब करीब 15 सीटों का सीधा फायदा होता दिख रहा है। 15 सीटें? हाँ। तो ये बढ़त सिर्फ एक लहर नहीं है, ये इशारा करती है कि शायद जमीनी स्तर पर उनकी रणनीति, खासकर कुछ इलाकों में, बहुत कारगर साबित हुई है। बात तो सही है, ये मनोवैज्ञानिक बढ़त बहुत मायने रखती है। पर क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? मतलब क्या इस तरह की शुरुआती बढ़त कई बार पार्टियों को जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बना देती? हमने देखा है कि कई बार आखिरी कुछ राउंड की गिनती में पूरा पासा पलट जाता है। आपका सवाल बहुत वाजिब है। ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा खतरा है और भारतीय राजनीति में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि 18 सीटों का मार्जिन काफी बड़ा होता है। हाँ, ये छोटा मार्जिन तो नहीं है। ये 2-3 सीटों की बढ़त नहीं है जिसे आखिरी राउंड में आसानी से पलटा जा सके। इसका मतलब ये है कि एनडीए की जीत सिर्फ कुछ शहरी सीटों तक सीमित नहीं है। अच्छा। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में भी अपनी पकड़ मजबूत की है। ये आंकड़ा एक व्यापक जनादेश की तरफ इशारा कर रहा है, किसी एक खास क्षेत्र की जीत की तरफ नहीं। ठीक है, तो एनडीए की स्थिति तो काफी मजबूत दिख रही है। लेकिन जैसा आपने कहा, महागठबंधन ने भी मैदान नहीं छोड़ा है। 82 सीटें। 82? ये आंकड़ा छोटा नहीं है। ये बता रहा है कि मुकाबला कई जगहों पर कांटे का रहा है। बिल्कुल। मुझे इन आंकड़ों में एक पैटर्न सा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ खास इलाकों में महागठबंधन ने एनडीए के विजय रथ को रोका है। क्या ये आंकड़े यही कहानी बता रहे हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये 82 सीटें बिखरी हुई नहीं है। अगर आप बिहार के चुनावी नक्शे को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सीटें कुछ खास इलाकों में, मतलब एक जगह संकेंद्रित हैं। जैसे सीमांचल या मगध के कुछ हिस्से। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि महागठबंधन का जो मुख्य चुनावी मुद्दा था, शायद युवा रोजगार का वादा। हाँ, रोजगार का मुद्दा उन्होंने बहुत उठाया था। वो इन इलाकों के वोटरों को एनडीए के विकास के नैरेटिव से ज्यादा पसंद आया है। ये सिर्फ एक मजबूत विपक्ष नहीं है, ये एक ऐसे विपक्ष का संकेत है जिसकी अपनी एक ठोस जमीन है, एक ऐसा वोटर बेस है जो उसके साथ खड़ा है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। यानी हम बिहार में एक तरह का वैचारिक या मुद्दा आधारित विभाजन देख रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं।
कि एक तरफ वो वोटर हैं जिन्हें राष्ट्रीय मुद्दे और विकास आकर्षित कर रहा है, और दूसरी तरफ वो वोटर हैं जिनके लिए स्थानीय मुद्दे और रोजगार ज्यादा अहम है। काफी हद तक ऐसा ही है। देखिए, 82 सीटों का मतलब है कि सदन में एक ऐसी आवाज होगी जो सरकार को हर कदम पर चुनौती देगी। ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन इसका एक और मतलब है कि बिहार के समाज में मुद्दे अलग अलग स्तर पर काम कर रहे हैं। ये 82 सीटें इस बात का सबूत हैं कि जमीनी लड़ाई अभी भी जारी है। और जब अंतिम नतीजे आएंगे तो कुछ सीटों पर हमें उलटफेर देखने को मिल सकता है, खासकर जहां मार्जिन बहुत कम है। एनडीए की बढ़त और महागठबंधन की टक्कर तो ठीक है, लेकिन इन आंकड़ों में एक ऐसी कहानी छुपी है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। और वो है जन सुराज, 5 सीटों पर बढ़त। ये कहां से आया? ये इस चुनाव का सबसे बड़ा सरप्राइज है। हमारे स्रोत की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि राजनीति के पंडित भी इस प्रदर्शन पर चौंक गए हैं। ये सच में चौंकाने वाला है। मेरे लिए इस चुनाव की सबसे हैरान करने वाली और सबसे जरूरी कहानी यही है। ये 5 सीटें इस संख्या में भले ही कम लगें, लेकिन ये बिहार की राजनीति में भूचाल लाने जैसी हैं। भूचाल? हाँ, यहाँ असली सवाल ये नहीं है कि जनसुराज 5 सीटें जीत रही है। असली सवाल ये है कि ये 5 सीटें वो किसके खाते से छीन रही हैं। अच्छा, ये पॉइंट है। क्या ये वो वोट काट रही हैं जो सरकार के खिलाफ था और महागठबंधन को मिलना चाहिए था, या फिर ये उन लोगों के वोट हैं जो एनडीए से तो खुश नहीं थे पर महागठबंधन को भी वोट नहीं देना चाहते थे? किसी भी तरफ नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ये महागठबंधन के वोट काट रहे हैं तो ये अनजाने में एनडीए की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर ये एनडीए के नाराज वोटरों को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ये एक बिल्कुल नई राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभर रहे हैं। आपने एकदम सही समझा। और इनका असर सिर्फ इन 5 सीटों पर नहीं है। सोचिए, ऐसी कम से कम 30-40 और सीटें होंगी जहां जनसुराज के उम्मीदवार 5 से 10,000 वोट लेकर तीसरे या चौथे नंबर पर रहे होंगे। ओ, तो वहां भी इन्होंने असर डाला होगा। उन सीटों पर उन्होंने सीधे सीधे हार जीत का समीकरण बदल दिया होगा। ये मुझे थोड़ा थोड़ा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शुरुआती दिनों की याद दिलाता है। अच्छा। हाँ, जो पहली बार लड़े थे तो सीटें भले ही कम जीती थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ दिया था। जनसुराज बिहार में वही भूमिका निभाता दिख रहा है। तो एक तरह से ये किंग मेकर की भूमिका में है, पर सरकार बनवा कर नहीं, बल्कि ये तय करके कि कौन सी पार्टी कहाँ हारेगी। ये तो बिल्कुल नया एंगल है। यही तो इन चुनावों को दिलचस्प बना रहा है। ये दिखा रहा है कि बिहार का वोटर अब सिर्फ 2 गठबंधनों के बीच चयन करने तक सीमित नहीं है। वो एक तीसरा और शायद ज्यादा साफ सुथरा विकल्प तलाश रहा है। ये 5 सीटें उसी तलाश का नतीजा है। ये बिहार की स्थापित राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बिल्कुल। और इन सब के बीच 3 सीटें अन्य के खाते में भी जा रही हैं, मतलब निर्दलीय और छोटे दल। जी। हालांकि 140 और 82 के सामने ये 3 का आंकड़ा बहुत छोटा लगता है, पर इसका भी कोई मतलब तो होगा। हाँ, इसका अपना एक सीमित मतलब है। ये 3 सीटें हमें याद दिलाती हैं कि बिहार की राजनीति में आज भी कुछ नेता ऐसे हैं जिनका कद उनकी पार्टी से बड़ा है। अच्छा, व्यक्तिगत प्रभाव वाले नेता। जी, ये वो बाहुबली या स्थानीय रॉबिनहुड टाइप के नेता होते हैं जिनका अपने इलाके में जबरदस्त प्रभाव होता है। वोटर वहां पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं बल्कि उम्मीदवार का चेहरा देखता है। समझ गई। इस चुनाव के नतीजों पर शायद इनका ज्यादा असर ना पड़े, क्योंकि एनडीए के पास पहले से ही बहुमत से ज्यादा सीटें हैं। लेकिन अगर कभी मामला 122 के आंकड़े पे फंसता, हाँ, अगर मामला कांटे का होता, तो यही 10.5 लोग तय करते कि पटना में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। तो चलिए एक बार पूरी तस्वीर को फिर से जोड़कर देखते हैं। 243 सीटों के रुझानों में एनडीए 140 के साथ सबसे आगे, एक आरामदायक बहुमत के साथ। जी। महागठबंधन 82 सीटों पर एक बेहद मजबूत विपक्ष के तौर पर। बिल्कुल। और सबसे बड़ी कहानी, जनसुराज 5 सीटों के साथ राजनीति के मैदान में एक नई एंट्री, साथ में 3 अन्य। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आज की तस्वीर तो यही है कि सत्ता की चाबी पूरी तरह से एनडीए के हाथ में है। हाँ, आज की तस्वीर यही कहती है। सरकार एनडीए की ही बनती दिख रही है। लेकिन इस चर्चा का असल मतलब सिर्फ ये पता लगाना नहीं है कि कौन जीत रहा है। तो फिर क्या है? सवाल यह है कि ये नतीजे हमें भविष्य के बारे में क्या बता रहे हैं। क्या ये रुझान नतीजों में बदलेंगे? ये तो कुछ घंटों में पता चली जाएगा। लेकिन इन आंकड़ों से जो एक बड़ा और सोचने वाला सवाल उभर रहा है वो कुछ और है। और वो क्या है? वो सवाल ये है कि क्या जनसुराज का 5 सीटों पर उभरना बिहार की उस पारंपरिक राजनीति के अंत की शुरुआत है? वो राजनीति जो पिछले 30-40 सालों से जाति और 2 गठबंधनों के इर्द गिर्द घूमती रही है। अच्छा, तो क्या ये एक बड़े बदलाव का संकेत है? शायद।
क्या बिहार का वोटर अब इन पुराने समीकरणों से आगे निकलकर गवर्नेंस, रोजगार और नए चेहरों पर दाव लगाने के लिए तैयार है? इन चुनावों का असली असर अगले 5 सालों में दिखेगा। जब हम देखेंगे कि ये 5 सीटें बढ़कर 25 होती हैं या फिर ये सिर्फ एक बार का तुक्का साबित होती हैं। बिहार की राजनीति एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है और ये रुझान उसी मोड़ का पहला संकेत है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बिहार चुनाव 2025 के शुरुआती रुझानों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी नमस्कार। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो सभी 243 सीटों का हाल बता रही हैं। और देखिए, हमारा काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि कौन आगे है और कौन पीछे है। बिल्कुल। हमारा मिशन है इन नंबरों के पीछे छिपी कहानी को समझना। बिहार की सियासत में आखिर चल क्या रहा है। सही कहा। चलिए इन आंकड़ों को परत दर परत खोलते हैं। पहली नजर में जो सबसे बड़ी बात दिख रही है वो ये कि 243 में से 243 सीटों के रुझान आ चुके हैं। हाँ, सभी सीटों के। और एक गठबंधन वो बहुमत के जादुई आंकड़े को काफी पीछे छोड़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। और ये रुझान बेहद दिलचस्प कहानी कह रहे हैं। देखिए, ये शुरुआती है, फाइनल रिजल्ट नहीं है, लेकिन ये हवा का रुख तो बता ही देते हैं। हाँ, एक अंदाजा तो लग ही जाता है। और आज की हवा 3 बड़ी बातें साफ कर रही है। पहली, एनडीए की एक तरफा लगने वाली बढ़त। दूसरी, महागठबंधन की जोरदार टक्कर जो ये बताती है कि मैदान छोड़ना तो दूर, वो अभी भी डटकर खड़े हैं। अच्छा। और तीसरी और शायद सबसे अहम, एक ऐसे नए खिलाड़ी की एंट्री जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। तो फिर चलिए सबसे पहले उस एक तरफा बढ़त की ही बात करते हैं। एनडीए 140 सीटों पर आगे। 140। बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए और ये उससे पूरे 18 ज्यादा है। ये तो बहुत बड़ी, मतलब लगभग निर्णायक बढ़त लगती है। हाँ, ये एक बहुत मजबूत बढ़त है। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि खेल यहीं खत्म हो गया? देखिए, खेल खत्म कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल एज है। अच्छा, मनोवैज्ञानिक बढ़त। जी, 140 पर होना सिर्फ ये नहीं बताता कि आप सरकार बना रहे हैं, बल्कि ये आपके कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भर देता है। जो सीटें मतलब 500,000 वोटों के अंतर से फंसी होती हैं, वहां इस माहौल का बहुत असर पड़ता है। सही बात है। अगर हम पिछले चुनावों से तुलना करें तो एनडीए को करीब करीब 15 सीटों का सीधा फायदा होता दिख रहा है। 15 सीटें? हाँ। तो ये बढ़त सिर्फ एक लहर नहीं है, ये इशारा करती है कि शायद जमीनी स्तर पर उनकी रणनीति, खासकर कुछ इलाकों में, बहुत कारगर साबित हुई है। बात तो सही है, ये मनोवैज्ञानिक बढ़त बहुत मायने रखती है। पर क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? मतलब क्या इस तरह की शुरुआती बढ़त कई बार पार्टियों को जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बना देती? हमने देखा है कि कई बार आखिरी कुछ राउंड की गिनती में पूरा पासा पलट जाता है। आपका सवाल बहुत वाजिब है। ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा खतरा है और भारतीय राजनीति में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि 18 सीटों का मार्जिन काफी बड़ा होता है। हाँ, ये छोटा मार्जिन तो नहीं है। ये 2-3 सीटों की बढ़त नहीं है जिसे आखिरी राउंड में आसानी से पलटा जा सके। इसका मतलब ये है कि एनडीए की जीत सिर्फ कुछ शहरी सीटों तक सीमित नहीं है। अच्छा। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में भी अपनी पकड़ मजबूत की है। ये आंकड़ा एक व्यापक जनादेश की तरफ इशारा कर रहा है, किसी एक खास क्षेत्र की जीत की तरफ नहीं। ठीक है, तो एनडीए की स्थिति तो काफी मजबूत दिख रही है। लेकिन जैसा आपने कहा, महागठबंधन ने भी मैदान नहीं छोड़ा है। 82 सीटें। 82? ये आंकड़ा छोटा नहीं है। ये बता रहा है कि मुकाबला कई जगहों पर कांटे का रहा है। बिल्कुल। मुझे इन आंकड़ों में एक पैटर्न सा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ खास इलाकों में महागठबंधन ने एनडीए के विजय रथ को रोका है। क्या ये आंकड़े यही कहानी बता रहे हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये 82 सीटें बिखरी हुई नहीं है। अगर आप बिहार के चुनावी नक्शे को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सीटें कुछ खास इलाकों में, मतलब एक जगह संकेंद्रित हैं। जैसे सीमांचल या मगध के कुछ हिस्से। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि महागठबंधन का जो मुख्य चुनावी मुद्दा था, शायद युवा रोजगार का वादा। हाँ, रोजगार का मुद्दा उन्होंने बहुत उठाया था। वो इन इलाकों के वोटरों को एनडीए के विकास के नैरेटिव से ज्यादा पसंद आया है। ये सिर्फ एक मजबूत विपक्ष नहीं है, ये एक ऐसे विपक्ष का संकेत है जिसकी अपनी एक ठोस जमीन है, एक ऐसा वोटर बेस है जो उसके साथ खड़ा है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। यानी हम बिहार में एक तरह का वैचारिक या मुद्दा आधारित विभाजन देख रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं।
कि एक तरफ वो वोटर हैं जिन्हें राष्ट्रीय मुद्दे और विकास आकर्षित कर रहा है, और दूसरी तरफ वो वोटर हैं जिनके लिए स्थानीय मुद्दे और रोजगार ज्यादा अहम है। काफी हद तक ऐसा ही है। देखिए, 82 सीटों का मतलब है कि सदन में एक ऐसी आवाज होगी जो सरकार को हर कदम पर चुनौती देगी। ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन इसका एक और मतलब है कि बिहार के समाज में मुद्दे अलग अलग स्तर पर काम कर रहे हैं। ये 82 सीटें इस बात का सबूत हैं कि जमीनी लड़ाई अभी भी जारी है। और जब अंतिम नतीजे आएंगे तो कुछ सीटों पर हमें उलटफेर देखने को मिल सकता है, खासकर जहां मार्जिन बहुत कम है। एनडीए की बढ़त और महागठबंधन की टक्कर तो ठीक है, लेकिन इन आंकड़ों में एक ऐसी कहानी छुपी है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। और वो है जन सुराज, 5 सीटों पर बढ़त। ये कहां से आया? ये इस चुनाव का सबसे बड़ा सरप्राइज है। हमारे स्रोत की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि राजनीति के पंडित भी इस प्रदर्शन पर चौंक गए हैं। ये सच में चौंकाने वाला है। मेरे लिए इस चुनाव की सबसे हैरान करने वाली और सबसे जरूरी कहानी यही है। ये 5 सीटें इस संख्या में भले ही कम लगें, लेकिन ये बिहार की राजनीति में भूचाल लाने जैसी हैं। भूचाल? हाँ, यहाँ असली सवाल ये नहीं है कि जनसुराज 5 सीटें जीत रही है। असली सवाल ये है कि ये 5 सीटें वो किसके खाते से छीन रही हैं। अच्छा, ये पॉइंट है। क्या ये वो वोट काट रही हैं जो सरकार के खिलाफ था और महागठबंधन को मिलना चाहिए था, या फिर ये उन लोगों के वोट हैं जो एनडीए से तो खुश नहीं थे पर महागठबंधन को भी वोट नहीं देना चाहते थे? किसी भी तरफ नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ये महागठबंधन के वोट काट रहे हैं तो ये अनजाने में एनडीए की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर ये एनडीए के नाराज वोटरों को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ये एक बिल्कुल नई राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभर रहे हैं। आपने एकदम सही समझा। और इनका असर सिर्फ इन 5 सीटों पर नहीं है। सोचिए, ऐसी कम से कम 30-40 और सीटें होंगी जहां जनसुराज के उम्मीदवार 5 से 10 हजार वोट लेकर तीसरे या चौथे नंबर पर रहे होंगे। ओ, तो वहां भी इन्होंने असर डाला होगा। उन सीटों पर उन्होंने सीधे सीधे हार जीत का समीकरण बदल दिया होगा। ये मुझे थोड़ा थोड़ा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शुरुआती दिनों की याद दिलाता है। अच्छा। हाँ, जो पहली बार लड़े थे तो सीटें भले ही कम जीती थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ दिया था। जनसुराज बिहार में वही भूमिका निभाता दिख रहा है। तो एक तरह से ये किंग मेकर की भूमिका में है, पर सरकार बनवा कर नहीं, बल्कि ये तय करके कि कौन सी पार्टी कहाँ हारेगी। ये तो बिल्कुल नया एंगल है। यही तो इन चुनावों को दिलचस्प बना रहा है। ये दिखा रहा है कि बिहार का वोटर अब सिर्फ 2 गठबंधनों